दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार की शाम घड़ी बजा रही है ठीक 8 और हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ। और आज एक बार पुनः पुस्तकों पर, किताबों पर, साहित्य पर चर्चा के लिए यह मंच, यह पटल तैयार है। और आज बात होगी जितेंद्र जी के साथ फिर से किसी उपन्यास पर, किसी कहानी पर, किसी कविता पर। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और जी सर, आपके स्वागत के साथ में स्वागत करते हैं हम हमारे दर्शकों का जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में अभी जुड़े हैं और जो इस कार्यक्रम में बाद में जुड़ेंगे। आज इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय श्री जितेंद्र जी ने जिस पुस्तक का चयन किया है वह पुस्तक नहीं, उपन्यास है। और उपन्यास का नाम बड़ा रोचक है, तिलिस्म। आपने चंद्रकांता सुनी होगी, आपने अन्य किताब या टीवी सीरियल्स के नाम सुने होंगे। तिलिस्म, यदि आप इसका शब्दकोश, शब्द का अर्थ यदि शब्दकोश में खोजें तो जिस तरह से इसका अर्थ निकलेगा, यकीनन ये उपन्यास उसके समकक्ष या उसके आसपास कहीं नहीं। तो इसकी लेखिका है दिव्या माथुर। और दिव्या जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं जितेंद्र जी का रुख करूंगा। सर, वातायन यूके की आप संस्थापक हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो, आशा फाउंडेशन की संस्थापक सदस्य, ब्रिटिश लाइब्रेरी की फ्रेंड, पद्म भूषण मोटूरी सत्यनारायण लेखन सम्मान, वनमाली कथा सम्मान और आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड के आर्ट्स अचीवर जैसे अनन्य पुरस्कारों से आप अलंकृत हो चुकी हैं। विशेष जो इस उपन्यास तक आपको पहुंचाएगा, आपका नाम 21वीं सदी की प्रेरणात्मक महिलाएं, आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड की वेटिंग रूम, एशियंस हुज हु, सीक्रेट्स ऑफ वर्ड इंस्पिरेशनल विमेन जैसे कई ग्रंथों में आपका नाम शामिल किया जा चुका है। और ये बहुत छोटा परिचय सिर्फ आपके नाम की पहचान के लिए। इससे अतिरिक्त तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बारे में हर किसी को पता होनी चाहिए। सर, तिलिस्म का शीर्षक ही पढ़ते वक्त रोचकता पैदा करता है। उपन्यास के शीर्षक से किसी को भी यही लगेगा कि ये कोई ऐसा उपन्यास है जिसमें रहस्य है, जादुई कोई बात की जा रही हो। लेकिन जब मैंने संक्षिप्त भूमिका इसकी पढ़ने की कोशिश की तो एक छोटे बच्चे के बचपन से शुरू होकर उसके जीवन की सफलताओं तक के उतार चढ़ाव के संघर्ष की कहानी है। और एक प्रवासी बिजनेसमैन के रूपांतरित होते रूप को मनोवैज्ञानिक तरीके से यहां रखा गया है। और इसकी अन्य परतों को या परतों पर से पर्दा हटाने के लिए आइए रुख करते हैं आदरणीय जितेंद्र जी का। सर स्वागत है। धन्यवाद रवि जी, आपने बहुत विस्तार के साथ दिव्या जी के बारे में अपने श्रोताओं को बताया, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। इस उपन्यास के बारे में भी आपने बहुत उचित संकेत किया। दिव्या माथुर, जैसा कि आपके परिचय से स्पष्ट हो चुका है लोगों को, वो एक प्रवासी भारतीय लेखिका हैं। लंबे समय से वो लंदन में रहती हैं और वहाँ जो काम करती हैं उनके बारे में तो अभी बताया ही रवि जी ने। इसके अलावा वो लगातार हिंदी में लेखन करती हैं, कहानियाँ लिखती रही हैं, कविताएं भी लिखी हैं उन्होंने। और ये दो उपन्यास उनके हैं, एक पहले प्रकाशित हो चुका था और यह एक बृहद उपन्यास 588 पृष्ठों का बड़े आकार में ये उपन्यास है। बहुत आजकल छोटी-छोटी कहानियाँ लिखने में लोगों का दम फूल जाता है। ऐसे में 588 पृष्ठों का एक बृहद उपन्यास लिखना अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसमें भी सिर्फ एक कथा नहीं, मुख्य कथा के भीतर कई अंतर कथाओं को लेकर चलने वाला यह उपन्यास है। और इन सबको साध लेना, इन सबकी कसावट को बनाए रखना, यह कोई मामूली बात नहीं है। दिव्या जी के इस पूरे उपन्यास में कहीं कोई शिथिलता नहीं है।
मुख्य कथा चलती है, जो कुछ और अंतर कथाएँ हैं वो भी चलती हैं, और मुख्य कथा और अंतर कथाएँ एक दूसरे से अलग नहीं हैं, वो एक दूसरे से जुड़ती चलती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं, वो समानांतर नहीं चलती, बहुत दूर-दूर नहीं चलती। हम्म। साथ-साथ चलती हैं, एक आवाजाही निरंतर उनके बीच बनी रहती है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने ठीक कहा कि तिलिस्म शब्द सामान्यतः जिस अर्थ को लेकर चलता है, यह जी सर। उपन्यास उस तिलिस्म को लेकर नहीं चलता है, लेकिन यह याद रखना चाहिए हम लोगों को कि हम में से हर किसी का जीवन एक तिलिस्म है। हम्म। जीवन अपने आप में एक तिलिस्म है। हाँ, जिसका कहीं कोई आपको जब ओर-छोर ना पता हो तो वो तिलिस्म ही हो सकता है। जी। जिसका ओर-छोर पता है वो तिलिस्म नहीं है। तो बिल्कुल। जो है ना, तो जीवन अपने आप में एक तिलिस्म है, और इस पूरे उपन्यास का जो वितान है, वह इसी प्रमेय को समझने और समझाने का उद्यम है। यह जीवन रूपी जो तिलिस्म है, जो प्रमेय है, उसको दिव्या जी बहुत सलीके से कह सकते हैं आप डिराइव करती हैं, उसको सिद्ध करने की कोशिश करती हैं, और एक तरह से यह उपन्यास जो है, वह जीवन और मन हम्म। दोनों के तिलिस्म की शल्य क्रिया करने वाला उपन्यास है। वह जीवन के तिलिस्म की भी शल्य क्रिया करता है, और वह जो है मन के तिलिस्म की भी शल्य क्रिया करता है। आसान काम नहीं होता है ये। ये बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ना शुरू किया, जी तो सर। साहिर लुधियानवी का एक शेर मुझे याद आया, हम्म। आरंभिक पृष्ठों पर। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे उपन्यास के लिए शेर बिल्कुल मौज़ू हो, लेकिन पढ़ते हुए एकाएक कौंधा मुझे ये शेर कि तुम मेरे लिए अब कोई इल्ज़ाम न ढूँढो, हम्म। चाहा था तुम्हें, एक यही इल्ज़ाम बहुत है। क्या बात है। तुम मेरे लिए अब कोई कोई इल्ज़ाम न इल्जाम न ढूँढो, ढूंढो। चाहा था तुम्हें, एक यही इल्ज़ाम बहुत है। तो ज़िंदगी में कई बार क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें एक पर एक घटित होती चली जाती हैं। आप उनमें कोई अन्विति अगर ढूँढने चलेंगे, तो हम्म। हम असफल हो जाते हैं। इसीलिए कई बार मैं कहता भी हूँ और लिखा भी है कि किसी का भी जीवन एक रैखिक नहीं होता। हाँ? हम्म। और उपन्यास तो एक रैखिक जीवन पर लिखा ही नहीं जा सकता। अगर कहीं कोई एक रैखिकता है जीवन में, हम्म। तो उपन्यास की रचना नहीं हो सकती। उपन्यास की रचना ही तब होती है जब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ घटित होती हैं। जहाँ बहुत सारा ऊबड़-खाबड़ होता है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें मिश्रित होती हैं, तब जाकर के उपन्यास की कोई रचना संभव हो पाती है, तभी बात बन पाती है। यह उपन्यास जब पाठकों के हाथ में आता है, और जब हम्म। पहला दृश्य जो पहला हिस्सा है उपन्यास का, जहाँ शुरू होता है उपन्यास, जब उसको कोई पढ़ना शुरू करेगा, तो अचानक उसे लगेगा कि जो इसका मुख्य पात्र है, हम्म। उपेंद्र, उसको अब फांसी की सजा होने वाली है। और बड़ा विश्वसनीय ढंग से चित्रण है बिल्कुल आरंभिक हिस्से में। और जब मैंने भी शुरू किया तो मुझे लगा कि ये उपन्यास एक तरह से अब अपने अंत से आरंभ की ओर जाएगा, और हम्म। गया भी वैसे। अंत से आरंभ की ओर भले ही ना गया हो, लेकिन अंत की एक कह सकते हैं आप अंत के एक स्वप्न के साथ शुरू हुआ उपन्यास जो है, वह फिर अपने आरंभ की ओर जाता है, मौत के प्रसंग से शुरू होता है, लेकिन यह पूरा उपन्यास जीवन का अनुसंधान करता है। ये देखिए, इसी को कहते हैं बराबर कि विडंबनाओं की अचूक पहचान। कौन रचनाकार अपने समय की विडंबना को कैसे पहचानता है? जो हम्म। कथा तत्व चुना है रचनाकार ने, जो विषय वस्तु लिया है रचनाकार ने, उस विषय वस्तु के भीतर जितनी विडंबनाएँ हैं, उन विडंबनाओं की पहचान में वह रचनाकार
कितना सक्षम है और कितना सजग है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। दिव्या माथुर अपने इस उपन्यास में सजग भी हैं और सफल भी हैं विडंबनाओं की पहचान में। यह एक विडंबना की तरह शुरू होता है कि उसे लगता है कि उसकी जो एक मित्र है, दोस्त है, प्रेमिका है, जो भी कहना चाहें, उसके कारण वो फंस गया है और अब उसे मौत की सजा हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहानी आगे बढ़ जाती है, फिर पीछे एकाएक लौट जाती है कहानी नायक के एकदम बालपन में, जहां निम्न वर्गीय जीवन प्रसंग हैं ढेर सारे, और जहां बहुत तनाव है पारिवारिक जीवन में। पिता बात बात पर माँ पर हाथ उठाते हैं उसके। पूरा एक तरह से तनावग्रस्त परिवेश है घर का, आसपास का भी, जो जिस समाज में वो नायक रहता है जब अपने बालपन में, तो उस पूरे तनाव को बहुत विश्वसनीय ढंग से दिव्या माथुर ने उठाया है। मैं एक जगह और ये कह चुका हूं, यहाँ दोहरा रहा हूं कि लंबे समय से लंदन में रहने के बावजूद, यूरोप में रहने के बावजूद, शाहदरा की जबान को, दिल्ली का जो एक इलाका है शाहदरा, वहां की जबान को, वहां की बोलचाल की भाषा को जिस ढंग से अपने भीतर बचा कर रखा दिव्या जी ने इतने लंबे समय तक, और जिसको इस उपन्यास में ला करके उन्होंने जीवंत कर दिया, यह एक रेखांकित करने वाली बात है। इसे रेखांकित किया जाना चाहिए, रेखांकित किया जाए। आसान नहीं होता है। मतलब आपको लगेगा जैसे ये रचनाकार शाहदरा में ही कहीं है। हालांकि उपन्यास के बिल्कुल आरंभिक पन्ने में आभार व्यक्त करते हुए दिव्या माथुर ने बताया है कि उनके जीवन के कुछ वर्ष विशेष परिस्थितियों में शाहदरा के इलाके में गुजरे थे, और वो स्मृतियां कहीं उनके भीतर रह गई थी, लेकिन उसको इतने प्रभावशाली ढंग से अपने भीतर बचाए रखना, उसकी जीवंतता को बचाए रखना, उस पूरे परिवेश के तनाव को बचाए रखना, वहां की जो तमाम वहां का ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम, सबको बचाए रखना आसान काम नहीं होता है। जो बच्चा अपने घर में प्रेम नहीं पा सका, उसे सलीम, जो कि एक तरह से कसाई का धंधा करते हैं, उनकी पत्नी से प्रेम मिलता है, उसे पुत्रवत स्नेह देती हैं, और उसका जीवन वहीं से बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहना है कि जीवन का कोई तर्क नहीं होता है। जो लोग तर्कों पर जीवन को कसना चाहते हैं, दरअसल वो असफल होते हैं, बात बनती नहीं है। आप एक तर्क पर जीवन को कसते हैं, तब तक कोई दूसरी बात आ जाती है और वो तर्क व्यर्थ हो जाता है पीछे का। ये जो उपेंद्र है, उसके जीवन में भी कोई तर्क काम नहीं करता। बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे पिता का जो आचरण है, परिवार में जो घटनाएं घटती हैं, इसके अलावा उसका अपना जो शिक्षक है, उसके साथ जो दुर्व्यवहार करता है, वह दुर्व्यवहार भी उसकी जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसकी काम वृत्ति है, काम भावना है उसके भीतर, उसको बहुत गहरे प्रभावित करती है वो घटना, और उसे कभी उभर नहीं पाता। उभरने की बहुत सारी कोशिशें करता है वो, लेकिन सच्चाई यही है कि वो बहुत मुश्किल है उसके लिए। और जीवन में ये जो काम के प्रसंग होते हैं, इस पर भी बहुत व्यवस्थित ढंग से इस उपन्यास में दिव्या जी ने अपने पात्रों के माध्यम से विचार किया है। बहुत विश्वसनीयता है उन प्रसंगों में। पुरुष की जो तमाम प्रसंग आते हैं और पुरुष रचनाकारों ने लिखा, लेकिन एक स्त्री रचनाकार ने जिस तरह डूब करके एक पुरुष के पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसकी जो काम भावना है, जो उसकी काम वृत्ति है, जो एक तरह से तमाम सेक्स संबंधी जो उसकी कुंठाएं हैं, उन सब पर जिस तरह से विचार किया है, वो गंभीर शोध का मामला है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आजकल कम कम बात होती है स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के भी, लेकिन बहुत स्वस्थ ढंग से, साफ सुथरे ढंग से दिव्या माथुर ने इस पर विचार किया है। स्त्रियों की काम भावना पर भी विचार किया है,
और एक जो निम्फोमेनिक होने का मसला है उस पर भी विचार किया है इस उपन्यास में उन्होंने। कहना यह है कि कहीं भी यह उपन्यास इस तरफ नहीं गिरता है कि एक स्त्री लिख रही है तो पुरुष सिर्फ खलपात्र होगा, जी। ऐसा नहीं है। दिव्या जी को जहां जो नकारात्मक लगा, वो स्त्री हो या पुरुष, उन्होंने उसे उस रूप में चित्रित किया है। जो सकारात्मक लगा उसे उस रूप में चित्रित किया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है रचनाकार के लिए। यह फार्मूले का उपन्यास नहीं है। होता क्या है कि जब आप फार्मूले का उपन्यास लिखते हैं तो आपका एजेंडा एकदम तय होता है। इस उपन्यास में अगर कोई एजेंडा है तो यही है कि जो नायक है उसके माध्यम से जीवन के तमाम जो प्रसंग हो सकते हैं उनको समझने की कोशिश की जाए, समझा जाए। आ, आ, ये उपन्यास एक तरह से आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि यह एक आलाप की शैली में उपन्यास है। घटनाएं आती हैं, कहानियां आती हैं, लेकिन एक तरह से जो नायक है यह उसी की ओर से कही गई कथा है। एक तरह से वो एक तरह से बताता है क्रमशः, और पूरी कथा हमारे सामने आती है। अलग अलग जो अध्याय हैं उनके शीर्षक भी दिए हैं दिव्या जी ने, और वो शीर्षक भी बड़े कह सकते हैं अर्थपूर्ण हैं। उन शीर्षकों के माध्यम से भी उन अध्यायों में प्रवेश करने की इच्छा होती है। और जो भाषा है ना इस उपन्यास की, और जो इसका कथ्य है, वही से बांधे रहता है। वरना 600 पृष्ठों तक पहुंचना, इतने बड़े उपन्यास तक रहना पाठकों का धैर्य जवाब दे सकता है, लेकिन नहीं देता है। पाठक बंधा रहता है इस कथा के साथ, चलता रहता है, और 600 पृष्ठों तक इतनी कठिन शिल्प में एक आलाप की शैली में उपन्यास को रचते जाना, बचा कर रखना, वो आसान नहीं। ये दुर्लभ कलात्मक संयम है। ये दुर्लभ किस्म का कलात्मक संयम है, और दिव्या माथुर ने यह संयम दिखाया है। प्रसिद्ध बस दिव्या जी के जो चाहने वाले लोग हैं उनका अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस समय। पिछले दिनों मनाया है, तो उस क्रम में भी हम लोग देखें तो इस उपन्यास पर चर्चा कि अपने अमृत महोत्सव वाले वर्ष में या उसके ठीक पहले वाले वर्ष में दिव्या जी ने जो है एक महाकाव्यात्मक उपन्यास रचा है, हिंदी को दिया है। एक बड़ी बात है, ये सारी चीजें हैं। चरित्रों की जो विविधता है वो गजब की है, और इतना सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है, इतना सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है निम्नवर्गीय जीवन जी रहे लोगों का, उनके घरों में हो रही घटनाओं का, उनकी जो मनोवैज्ञानिक जो उनकी मनोदशा है उसका, इन सबका मतलब बहुत गहराई में जाकर के बहुत बारीक अध्ययन किया है इस उपन्यास में दिव्या माथुर ने। और मुझे वो बहुत महत्वपूर्ण लगा, रोचक लगा। वो सब कुछ डिटेल्स जहां जहां आए हैं, वो डिटेल्स भी उबाने वाले नहीं हैं। वो डिटेल्स इस कथा के प्रवाह को बाधित नहीं करते हैं, वो लगातार उसके प्रवाह को और बढ़ाते हैं। और पाठक जो चीज कहीं मिस कर सकता था, वो डिटेल्स उस मिस करने को बचा लेते हैं। एक तरह से एक संबद्धता स्थापित करते हैं वो सारे डिटेल्स। यह भी बड़ी बात है। आजकल तमाम उपन्यासों में और कहानियों में जो डिटेल्स आते हैं वो आप में ऊब पैदा करते हैं। लगता है कि इसको तो हम कहीं और से भी देख सकते थे, इस डिटेल्स को, इसकी कहानी में क्या जरूरत थी। लेकिन दिव्या माथुर के इस पूरे उपन्यास में जो डिटेल्स हैं वो कहीं से ऊब नहीं पैदा करते हैं, बल्कि जो मैं कह रहा था कि एक संबद्धता वहां बनी हुई है, एक महत्वपूर्ण चीज है। एक साथ दिल्ली का शाहदरा है, मेरठ की कुछ स्मृतियां हैं, जो सलीम साहब हैं और उनकी जो पत्नी हैं उनकी स्मृतियां हैं, उनका जो सुंदर साहचर्य है। और ये आजादी के तुरंत बाद के बरसों का समय है, जब हिंदू मुसलमान को लेकर इतना भेद नहीं था। बंटवारा हो जाने के बावजूद भी भारत का विभाजन हो गया है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें एक नए भारत के निर्माण में काम कर रही थी। तो सलीम साहब और उनकी पत्नी का जो साहचर्य है वो एक बड़ा सुंदर साहचर्य है, वो रेखांकित करने लायक चीज है वो। तो वह भी महत्वपूर्ण चीज है। इसमें विलायत है, लंदन
एक समय भारतीयों के लिए विलायत जी, का मतलब लंदन था, लंदन बिल्कुल, था, हाँ? बिल्कुल। अब तो विलायत जहाँ भी जाइए सब विलायत है, विदेश सब विलायत ही है। विलायत है। लेकिन लेकिन लंबे समय तक भारतीयों के लिए विलायत का मतलब था इंग्लैंड या वही उसका उसकी राजधानी लंदन। तो वो एक चीज़ थी, शाहदरा भी है जो मैं कह रहा था। और जो लोग इस चाहे वो अम्मी का चरित्र हो या उपेंद्र के अपने पिता का चरित्र हो, उसकी माँ का जो चरित्र हो, उसकी बहन गोला भोला का जो चरित्र हो, गोला भोला के साथ जो घटित होता है, अ, उसका ससुर जो है, वो उसके साथ ज्यादती करता है। यह तमाम चीज़ें जो घटित होती हैं समाज के भीतर, उन पर कोई पर्दा नहीं डाला दिव्या माथुर ने। उनके माध्यम से उन सच्चाइयों को रेखांकित किया है, जिनकी ओर से हम मुंह मोड़े रहते हैं। एक कथाकार, उपन्यासकार या कवि की भूमिका भी होती है कि जो सच लोग देख कर भी नहीं देखना चाहते हैं, हुँ, उसे वह दिखा दे, उसे वह दिखा दे। कई बार तमाम सत्य लोगों के सामने होता है लेकिन मुंह मोड़ लेते हैं लोग। कवि यही करता है, कथाकार यही करता है कि वह उस सत्य को आपकी आंखों के सामने लाकर रख देता है कि देखो यही है, तुमको देखना चाहिए इसे। दिव्या माथुर का यह उपन्यास यह काम करता है और बहुत प्रभावशाली ढंग से करता है, अर्थपूर्ण ढंग से करता है। अ, भाषिक व्यवहार भी इसमें बहुत अच्छा है। शाहदरे की बोली है, जो जिसे हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं वो है। अंग्रेजी का भी प्रयोग है, उसमें संवाद है। दिव्या जी की तीनों में दक्षता है, इसलिए वो सारी दक्षता यहाँ दिखाई देती है और उससे यह हुँ, उपन्यास मजबूत हुआ है, संरचना की दृष्टि से भी और हुँ, हुँ, कथा हुँ। तत्व की दृष्टि से भी ये मजबूत हुआ है। चरित्रों पर बारीकी से काम किया। मैं जितने नाम मैंने लिए उतने ही नहीं। जो उपेंद्र है उसकी पहली पत्नी, फिर उसकी जो दूसरी पत्नी है जो निम्फोमेनिक है, और सब किस तरह से उपेंद्र को धोखा मिलता है, सबसे, इन सब से कैसे वो ठगा जाता है, ये सब दिव्या जी ने इस उपन्यास में बहुत सलीके के साथ चित्रित किया है, वर्णित किया है। और इसको पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि रचनाकार में कोई हड़बड़ी नहीं है कि चलो इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर दें, चलो अब इस उपन्यास को खत्म की ओर ले चलें, समाप्ति की ओर ले चलें। एक एक अटूट धैर्य के साथ इस उपन्यास का सृजन हुआ और ये इतना मोटा उपन्यास अटूट धैर्य से ही संभव हो सकता था। ये किया इन्होंने। अ, इसमें शाहदरा के हीरालाल की बालूशाही का जिक्र है। अ, ये आजादी के तुरंत बाद के बरसों में हुँ, हीरालाल की कोई छोटी-सी दुकान रही होगी शाहदरे में, जहाँ बालूशाही बनती होगी, उसका स्वाद आता होगा लोगों को। लेकिन हुँ। अब दिल्ली में हीरा स्वीट्स एक ब्रांड है। वही हाँ, वही हीरा वही हीरा स्वीट्स जो बालूशाही वाला हीरा स्वीट्स बालूशाही था। बनाता था। और हाँ, वो एक पूरा ब्रांड बन चुका है। कैसे बाज़ार भी बदला है, कैसे चीज़ें हुँ, बदली हैं। यह भी एक रोचक चीज़ है कि कैसे जो छोटी-छोटी दुकान चलाने वाले लोग थे, वो कैसे बड़े ब्रांड में बदल गए। तमाम आप देखेंगे कि ये एमडीएच मसाले के साथ भी यही था कि कैसे वो एक बड़ा ब्रांड बना, सारी चीज़ें। तो दिल्ली में इन चीज़ों को देख कर के, जीवन प्रसंगों को देख कर के बार-बार ये लगता है कि इसमें है। अ कई रिसर्च हैं। उपेंद्र के साथ कई बार जो पाठक है, उसकी हुँ, सहानुभूति पैदा होने लगती है, सहानुभूति पैदा होने लगती है। लेकिन जो रचनाकार हैं दिव्या जी, वो अपने नायक को सहानुभूति नहीं देना चाहती। वो हुँ, वो उसके भीतर की मनुष्यता जो है, उसे बार-बार उभारती हैं। उसके भीतर जो एक प्यार की ललक है, वो उसे बार-बार उभारने की कोशिश करती हैं। उसकी जो कामनाएँ हैं और कामनाओं के साथ जो एक तरह से विडंबनाएँ जुड़ी हुई हैं, वह उन पर फ़ोकस करना चाहती हैं, उनको दिखाना चाहती हैं। तो और मनोविज्ञान तो ख़ैर बहुत गहरा है इसमें।
भारतीयता की दृष्टि से भी इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। हम्म। भारतीयता कोई वही, जैसे जीवन एक रैखिक नहीं होता, भारतीयता भी एक रैखिक नहीं है, वह भी विविधता से बनी हुई है ना। तमाम चीजें मिल करके भारत को बनाती हैं, भारत की महानता को बनाती हैं, भारत की जो कह सकते हैं जो एक बड़ी उपस्थिति है, वैश्विक उपस्थिति है, उसका निर्माण करती हैं। इस उपन्यास को अगर बारीकी से पढ़ते जाएं, ध्यान से देखें, तो लगेगा कि भारतीयता के कई अ, महत्वपूर्ण तत्व इस उपन्यास में भी हैं। चाहे वो अ, लोगों का आपस में प्रेम के साथ रहना हो, तमाम घृणा के बावजूद भी प्रेम का जो तत्व है वो भारत से कभी समाप्त नहीं हुआ। यहाँ आक्रमण होते रहे, यहाँ लोग आते रहे, तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन भारत के भीतर जो प्रेम का सोता था वो कभी सूखा नहीं, वो स्रोत बना रहा। यह उपन्यास भी इस बात को रेखांकित करता है कि तमाम प्रसंग, तमाम तरह के विवाद भी उस आंतरिक प्रेम के सोते को सूखने से बचा, मतलब को सूखने नहीं देंगे, वो सोता हम्म। बचा रहेगा, वो सूख नहीं पाएगा। तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है यह, हिंदी का लंबे समय हम्म। बाद अ, यह उपन्यास आया है। और इसका महत्व इस रूप में भी देखना चाहिए कि अक्सर जो प्रवासी लेखन की चर्चा होती है और प्रवासी लेखक भारत के बारे में जब लिखते हैं तो एक रोमान उसमें दिखाई देने लगता है। मैं अक्सर ये वास्तविकता से कहता थोड़ा सा भी, दूर होता है। रोमान दिखाई देने लगता है। इस उपन्यास में वह नहीं है। यह हम्म। उपन्यास नॉस्टैल्जिया का उपन्यास नहीं है, इसमें स्मृतियां हैं लेकिन स्मृति जीविता नहीं है ना। हम्म। देखिए, वो मनुष्य ही क्या जिसके पास स्मृति ना हो, वह मनुष्य ही क्या जो अपने बचपन की, अपने युवा अवस्था की स्मृतियों को किसी नदी में या समंदर में बहा दे। वह तो हमारे साथ चलती रहनी चाहिए, हमारे साथ वो लगातार यात्रा करती रहती हैं, करना चाहिए। तो दिव्या माथुर के वहां भी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों का वर्तमान के साथ उपयोग है। हम्म। लगातार उससे उसका एक रसायन तैयार किया है उन्होंने। लेकिन ये नॉस्टैल्जिया का उपन्यास नहीं है। यह हम्म। यह हाय क्या जीवन था का उपन्यास नहीं है। हाँ, हाँ, हाय कितना कठिन जीवन था, कैसे उस हम्म। कठिन जीवन से कई सुंदर जीवन भी निकले, क्या इस बात पर है। फोकस है। इस पर फोकस है इस उपन्यास का, इस पर बल है इस उपन्यास का। मैं कई बार कहता हूं कि प्रवासी लेखकों से मुझे ये उम्मीद रहती है कि वे जिन देशों में रहते हैं वहां के यथार्थ को अपनी कविताओं और कहानियों में लाएं, ताकि हिंदी की परिधि बढ़े, हिंदी कविता की परिधि बढ़े, हिंदी कविता उपन्यास की परिधि बढ़े, कहानी की परिधि बढ़े, उसका घनत्व बढ़े। आप कहीं बाहर बैठ करके आप लगातार अगर भारत के बारे में लिखते हैं तो बात नहीं बनती। लेकिन दिव्या माथुर ने यह लिखकर बताया है कि नहीं, हम बाहर बैठकर भारत के बारे में भी बहुत विश्वसनीय लिख सकते हैं, और बिल्कुल उन्होंने सही। लिखा है उन्होंने। तो मैं इस उपन्यास के लिए इस उनके अमृत महोत्सव वर्ष में अ, अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि हिंदी के पाठक, हिंदी का जो अकादमिक वर्ग है, साहित्यिक हम्म। वर्ग है, जो साहित्य प्रेमी वर्ग है, वो इस उपन्यास को पढ़ेगा और इसमें गहरी अपनी जो रुचि है वो व्यक्त करेगा। रवि जी। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही रोचक यानी कोई भी इसको सुने तो मुझे लगता है कि उसके भीतर इस उपन्यास को पढ़ने की रोचकता बढ़ेगी। सबसे पहली बात कि 600 पन्ने का उपन्यास लिखना अपने आप में अद्वितीय कार्य है। आपने स्वयं इसे रेखांकित किया कि यह दुर्लभ कार्य है। और सबसे खास काम जो आपने अपनी तरफ से कहा और इसे रेखांकित करना चाहिए कि यह दुर्लभ इसलिए है कि 600 पन्नों तक पाठकों को बांध कर रखना बहुत मुश्किल काम है। कहानी में अंतर कहानियां निहित हैं, विडंबनाओं की पहचान में एक सजगता है। लंबे समय से लंदन में रहने के बावजूद शहादरा की भाषा को अपने अंदर जीवित रखना, बालूशाही के हीरा की बालूशाही का प्रयोग करना, और जिस तरह से व्यापार बदला है,
बाजार बदला है, एक समय के परिवर्तन की कहानी को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझना और चरित्रों की विविधता का सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन जो समाज के भीतर हम देखते हैं, जैसे मुद्दों को आपने यहाँ रेखांकित किया और जो भी इसे सुन रहा है, मुझे लगता है कि उसके मन में, उसके भीतर एक रोचकता का भाव पैदा होगा, जिज्ञासा बढ़ेगी कि इस उपन्यास तक पहुंचा जाए। और एकलाप की शैली का जो आपने ज़िक्र किया, वो यकीनन हर किसी के लिए, क्योंकि एकलाप में आप बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं उसके साथ में। और सबसे खास बात जो आपने कही, कथाकार सत्य को आंखों के सामने लाता है और भारतीयता की दृष्टि से पठनीय उपन्यास, जिस तरह से आपने इस पर अपनी समीक्षा या इस विषय इस तिलिस्म पर अपने विचार प्रस्तुत किए, मुझे लगता है कि हर किसी तक यदि ये पहुंचे तो वह इस उपन्यास तक पहुंचेगा। और ये उपन्यास बड़ी सहजता के साथ अमेज़न पर और कुछ अन्य साइट्स पर उपलब्ध है। जो भी पाठक इसे लेना चाहते हैं, अपना साथी बनाना चाहते हैं, अपने पुस्तकालय का विशेष अंग बनाना चाहते हैं, उनके लिए इसे प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। सर, बहुत शुक्रिया इस उपन्यास पर अपनी बात रखने के लिए। और विशेषकर कई ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती। कुछ नया आया है बाजार में, साहित्य में कुछ नया है जिसे पढ़ा जा सकता है, जिसमें रोचकता है, क्योंकि आजकल कहीं न कहीं प्रेम और उसके आस-पास इर्द-गिर्द चीज़ों को समेट कर रख दिया गया है। और जो गंभीर पाठक है, वो आज भी पढ़ना चाहता है, लेकिन उस तक वो उपलब्ध नहीं, पहुँच नहीं पाता है। और आपके माध्यम से आज एक ऐसा उपन्यास जो मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुतांश लोगों तक पहुंचेगा और वे इसे पढ़ेंगे भी। और यदि आप पढ़ें तो आपकी टिप्पणियां जरूर हम तक पहुंचाएं, ताकि हम आदरणीय जितेंद्र जी तक और दिव्या जी तक आपकी उन टिप्पणियों को साझा कर पाएं। सर, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और सभी दर्शकों का शुक्रिया जो अभी हमारे साथ जुड़े थे और जो भविष्य में इसे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे अगले के अगले सप्ताह। तब तक के लिए विराम ले रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।